नावल मीरातुल उरूस के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू अदब के पहले नावल निगार होने का शर्फ़ हासिल है। उर्दू के नसरी अदब में नावल निगारी की सिन्फ़ से मुतारुफ़ कराकर उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। नावल के पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। उन्होंने 1869 ईस्वी में उर्दू अदब का अव्वलीन नावल मीरातुल उरूस लिखकर उर्दू अदब में एक नई सिन्फ़ का इज़ाफ़ा किया। डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावलों के ज़रिए माशरे की इस्लाह करने का काम अपने ज़िम्मे लिया। ये बात और उर्दू अदब के साथ साथ खुद नज़ीर अहमद के लिए भी बड़ी अहमियत की हामिल है। नावल मीरातुल उरूस में हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाक़यात को बड़ी ही खूबसूरत अंदाज़ में कलमबंद किया गया है। नावल मीरातुल उरूस का मकसद ख़ास तौर पर औरतों की तरबियत करना है। डिप्टी नज़ीर अहमद खालिस दहलवी अदब की ज़बान में ही उर्दू तख्लीक़ अमल को अंजाम देते थे। मीरातुल उरूस के अलावा उन्होंने बनातुन्नास, तौबतुन्नुसूह जैसे नावल भी तख्लीक़ किए हैं। बेशक वो उर्दू अदब की तारीख़ में हमेशा याद किए जाएंगे। नावल मीरातुल उरूस एक ऐसा इस्लाही नावल है जिसकी मदद से इसके मुसन्निफ़ औरतों की तालीम व तरबियत करना चाहते थे। मुसन्निफ़ ने तरह तरह के हालात व वाक़यात और उनसे पैदा होने वाली मुश्किलात और इंसानी ज़िंदगी में औरतों को पेश आने वाले मसाइल का हल बड़े ही खूबसूरत अंदाज़ में बयान किया है। नावल मीरातुल उरूस के मुख्तलिफ़ बाब हैं। पहले बाब में तमहीद के तौर पर औरतों की तालीम व तरबियत की ज़रूरत और उन औरतों के ख़राब हालात के बारे में चंद नसीहत आमोज़ जुमले मिलते हैं। इस बाब में डिप्टी नज़ीर अहमद ने औरतों की पढ़ाई लिखाई की अहमियत को बयान करने के साथ साथ जाहिल और पढ़ी लिखी औरतों की सच्चाई के साथ मवाज़ना भी किया है। इसके अलावा औरतों को ख़ास तौर पर पर्दे में रहते हुए भी तालीम हासिल करने की ज़रूरत बताई है। नावल मीरातुल उरूस के दूसरे बाब में किस्से का आगाज़ और जिन किरदारों का इस किस्से में बयान मिलता है उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी पेश की गई है। अकबरी अपने वालिदैन की बड़ी बेटी है और वो अपनी नानी के अहमकाना लाड प्यार की वजह से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तीसरे नंबर की औलाद असगरी है जो बुज़ुर्गों की सीरत और उनके रोक टोक में पल बढ़कर हर हुनर से वाकिफ़ हो गई। उन दोनों बहनों का रिश्ता एक ही ख़ानदान के दो भाइयों से तय हो गया। अकबरी का निकाह बड़े भाई मोहम्मद आकिल से हो गया और असगरी की मंगनी छोटे भाई मोहम्मद कामिल के साथ हो गई। नावल मीरातुल उरूस के तीसरे से 8वें बाब तक अकबरी की शादी और शादी के बाद के मसाइल का ज़िक्र किया गया। अकबरी का रिश्ता इसकी बदमिजाजी की वजह से कहीं भी तय नहीं हो पा रहा था। फिर भी अकबरी के वालिद ने अपने ख़ास दोस्त मोहम्मद फ़ाज़िल के दोनों लड़कों से अपने दोनों लड़कियों का रिश्ता तय करा है। शादी के कुछ महीनों बाद ही अकबरी ने अपने शौहर से अलग घर का मुतालबा करने लगती है। जब मोहम्मद आकिल ने उसकी वजह दरियाफ़्त की तो कहने लगी कि चाहते क्या है, मेरे पास किसी के आने की रवादार और बैठने तक की रवादार नहीं। त्योरियां तो उनमें भी जानती हूँ, खुदा ने चढ़ी हुई बनाई है, मगर आज तो उन्होंने दुनिया और जुल्फ़न और रहमत और सलामती मुँह दर मुँह सबसे फ़ज़ीयत की। मोहम्मद आकिल
उसे समझाने लगे कि बीबी, ये सब औरतें तो गरीब हैं, चलो गरीब होना कोई ऐब नहीं, लेकिन उन सब की आदतें भी तो अच्छी नहीं हैं। इस बात पर अकबरी ऐसे बिगड़ी कि अपने मैके जा बैठी। अकबरी की खाला उसे वापस लाई तो ईद के रोज़ वो दोबारा नाराज़ होकर अपनी माँ के घर चली गई। मोहम्मद आकिल ईदगाह से वापस आया तो वालिदा ने उसे ससुराल भेजा, जहाँ उसका अपनी सास से अलग घर लेने पर बहस व मुबाहिशा हुआ। असगरी ने बहनों की खिदमत की और मोहम्मद आकिल असगरी से खूब मुतासर हुए। घर आकर मोहम्मद आकिल ने अपनी वालिदा और चंद अहबाब से मशवरा किया और यूँ मोहम्मद आकिल और अकबरी अलग घर में शिफ्ट हो गए। अकबरी अलग घर चली तो गई, लेकिन अपनी बदइंतज़ामी के बाइस हर चीज़ ख़राब करती गई। खाना हर रोज़ बाहर से आता। एक रोज़ अकबरी घर खुला छोड़कर सो गई और चोर पूरे घर का सामान उठा कर ले गए। मोहम्मद आकिल की माँ और सास ने अपने घर से कुछ सामान भेजकर उनके नुकसानात की भरपाई कर दी, लेकिन फिर अकबरी ने एक औरत के हाथों अपने तमाम ज़ेवरात गंवा दिए। इन सब के बाद अकबरी की सास अपने छोटे बेटे मोहम्मद कामिल की शादी कहीं और करना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद आकिल ने असगरी की कुछ इतनी तारीफ़ की कि मोहम्मद कामिल और असगरी का ब्याह हो गया। असगरी की शादी के दौरान उनके वालिद को दूर दराज इलाकों से छुट्टी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी तमाम इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी समझाकर भेज दिया और असगरी के लिए ख़त भेजा, जिसमें उन्होंने उसे ससुराल में रहने के तरीके बताए थे। असगरी ने ससुराल में जाते ही वहाँ के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया और अपनी नंद महमूदा को भी पढ़ाने लगी। असगरी जूँ घर में कामों में दिलचस्पी लेने लगी, उसने देखा कि घर का इंतज़ाम घर की मामा अज़मत के हाथों में है और आए दिन घर की चीज़ें और राशन भी गायब होता है। असगरी जूँ घर का इंतज़ाम अपने हाथों में लेने लगी, मामा अज़मत के हाथों से चीज़ें निकलने लगी और उन्होंने पे दर पे असगरी पर वार करना शुरू कर दिया। उन्होंने मोहम्मद कामिल और उसकी माँ को असगरी से बदगुमान करना शुरू कर दिया। असगरी ने तमाम हालात महमूदा की ज़बानी पता चले तो उसने अपने बड़े भाई को ख़त लिखा और उन्हें कहा कि आप मुझे मशवरा दें कि क्या करूं, और अपनी नौकरी पर से वापस आते हुए दूसरे शहर से मेरे ससुर को भी लेते आइए। ऐसे में मामा अज़मत ने घर नीलाम होने की खबर असगरी की सास को सुनाई, लेकिन असगरी ने इसी वक्त अपनी अक्लमंदी से अपनी सास को पुरसुकून कर दिया और दोबारा उनके दिल में घर कर लिया। असगरी की सास पैसों की कमी के बाइस परेशान थी और अब शब बारात भी आने वाली थी और उन्हें ख़याल था कि अब महमूदा और मोहम्मद कामिल पटाखे छोड़ने के लिए पैसे चाहेंगे। असगरी को जब सास से इस बात का इल्म हुआ तो उससे अपने शौहर के सामने अपनी नंद को पटाखे फोड़ने के नुकसानात और अपनी सास की परेशानी बताया। आखिरकार महमूदा और मोहम्मद कामिल ने पटाखे फोड़ने का इरादा तर्क कर दिया और सास के दिल में असगरी का मकाम कुछ मज़ीद ज़्यादा हो गया। शब बारात गुज़री कि असगरी के कहने पर उसके वालिद असगरी के ससुर को शहर ले आए। ससुर का आना था कि असगरी ने तमाम उधार वालों को बुलाया और हिसाब करवाया, जहां मामा अज़मत की चालाकियां सब सामने आ गईं और मोहम्मद फाजिल ने उन्हें काम से निकाल दिया। असगरी के मशवरे पर
एक नई मामा को काम पर रखा गया और असगरी के मशवरे से ही उसकी तनख्वाह करार पाई गई। असगरी के सास ससुर में घर के खर्चे पर बहस हुई तो असगरी ने ससुर का साथ दिया और सास को समझाया और घर खर्च अपने हाथ में लिया। असगरी ने अपने शौहर को भी पढ़ने की जानिब मुतवज्जा किया और खुद भी लड़कियों का मकतब बिठाया। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि हुस्नारा, जो बहुत बदतमीज़ थी, उसकी खाला असगरी के मैके वाले मोहल्ले में रहती थी और हुस्नारा असगरी के ससुराल के मोहल्ले में रहती थी। खाला जब हुस्नारा के घर आई तो उसकी माँ को मशवरा दिया कि उसे असगरी के साथ पढ़ाओ। असगरी तो नौकरी पर ना आई, लेकिन हुस्नारा को इसके घर भेजा जाने लगा और यूँ असगरी के पास सुबह शाम देर तक बहुत सारी लड़कियां आने लगीं। असगरी ने उम्दा तरीके से लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और लड़की के वालिदा की शिकायत पर उन्हें भी एक दिन अपने मकतब पर बिठाया। असगरी ने अपने शौहर को नौकरी पर आमादा किया और फिर दूसरे शहर जाने का मौका मिले तब भी उसे आमादा करती है। मोहम्मद कामिल तरक्की पाते हैं और शुरू में बाकायदगी से खर्चा व ख़त भेजते हैं, लेकिन फिर कुछ वक्त बाद मोहम्मद कामिल के खतूत में वक्फ़ आने लगा तो असगरी के इर्द गिर्द ख़तरे की घंटियां बजने लगीं। असगरी मोहम्मद आकिल और महमूदा को मकतब की जिम्मेदारी देती हैं और अकबरी को अपने सास के साथ वापस आने को कहती हैं। अकबरी वैसे ही अकेले रहते हुए तंग आ चुकी होती है, सो वो वापस आ जाती है। असगरी अपने शौहर के पास जाती है और वहाँ रहकर उन्हें दोबारा राह रास्त पर लाकर कुछ वक्त बाद वापस आते हुए अपने ससुर की तरफ जाती है और उन्हें अब पेंशन लेकर आराम करने का कहती है और अपनी जगह मोहम्मद आकिल को नौकरी पर लगवाने का मशवरा देती है। असगरी वापस आती है और हुस्नारा के भाई से महमूदा की निस्बत तय कर सास के मशवरे पर तय करती है और वो कहती है कि लड़के वाले इतने अमीर हैं, लेकिन असगरी की वजह से हुस्नारा की माँ हाँ कह देती है और महमूदा की मंगनी तय हो जाती है। शादी के लिए जहेज़ का मसला होता है तो असगरी अपने ससुर को मशवरा देती है कि वो अपने सेठ के पास जाएं और उन्हें दावत दें और यकीनन वो उन्हें पैसे दे देंगे। यूँ असगरी के पास अपनी जमा पूंजी होती है और मोहम्मद कामिल भी पैसे भेजते हैं। महमूदा का ब्याह हो जाता है और उसे बेहतरीन जहेज़ मिलता है। महमूदा के ससुर कुछ वक्त उस पर नज़र रखते हैं और उसकी सलाहियतों को मानकर अपनी जायदाद महमूदा और उसके शौहर के नाम करके मक्का शरीफ चले जाते हैं। असगरी के यहाँ औलाद होती है, लेकिन उसकी मौत वाक़या हो जाती है। असगरी की एक बेटी की वफ़ात पर उसके वालिद उसे ख़त लिखते हैं और उसे सब्र की तलकीन करते हैं। आखिर में असगरी का एक बेटा बचता है जिसकी शादी महमूदा की बेटी से तय पाती है और यूँ असगरी अपनी समझ बूझ से एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारती है। यूँ उर्दू के इस पहले नावल में मुसन्निफ़ ने दो बहनों के ज़रिए औरतों को ज़िंदगी बसर करने के मुताल्लिक़ अहम नसीहत दी है। शुक्रिया।